अब हम आज बात करेंगे इसमें पोलीगारो के बारे में, साउथ के जितने विद्रोह हुए उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पोलीगारो। पोलीगार बोलते थे जो साउथ में जो जमींदार होते थे, जो भूस्वामी होते थे, उनको पोलीगार बोलते थे। पोलीगार वास्तव में जो थे हथियारबंद दस्ते रखते थे, यानी उन जमींदारों को बोला जाता था जो हथियारबंद दस्ते रखते थे, मतलब अपनी सेनाएं रखते थे। अगर पोलीगारों का थोड़ा सा बड़ा रूप देखा जाए तो उन्हें नाइट्स कह सकते हो, सामंत। ठीक है, राजा के एक बार कहने से वो अपनी सेना लेकर के युद्ध में तत्पर रहेंगे। ठीक है, इन विद्रोह और क्या नाम है, पोलीगारों का जो विद्रोह था वो वास्तव में जो है जन आधार पे और किसानों पे, दस्तकारों पे, राजाओं नवाबों की विकसित सेनाओं के सिपाहियों से उनको ताकत हमेशा मिलती रहती थी। जो पोलीगारों ने जो विद्रोह करे, तो जो राजा महाराजाओं नवाबों की सेना थी उसमें जो विकसित सेना थी, मतलब जो बढ़ गई थी सेना, वहां से कुछ लोग उनके साथ जुड़ जाया करते थे, क्योंकि वो हित की बात, लोगों के हित की बात करते थे, उनके सहयोग की बात करते थे, इसलिए जो है लोग उनके साथ जुड़ जाया करते थे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कोई आपसे पूछेगा कि पोलीगार क्या होते हैं, तो पोलीगार होते हैं ऐसे भूस्वामी जो हथियारबंद दस्ते रखते थे और जनरली दक्षिण भारत के जमींदार होते थे। ठीक है, उनको हम पोलीगार कह सकते हैं। मजे की बात यह है कि देखो, जैसे चीजें तो खराब हो ही रही थी। अगर मुगल काल की बात करी जाए तो मुगल काल के जस्ट 30 सालों के अंदर अंदर जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई, तो उन्होंने जो दर थी लगान की वो दोगुनी कर दी थी, दोगुनी बढ़ा दी थी। अब देखो, बात यह है कि अगर आजकल के टाइम पे 50 रुपए ले जा रहे हैं और उसके 30 साल बाद अगर 100 रुपए ले जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां इन्फ्लेशन चलता है। लेकिन उस टाइम पे, उस दौर पे इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज नहीं होती थी, क्योंकि वस्तु विनिमय टाइप का वहां चीजें होती थी, यानी कुल उपज का 1/3, 1/4 इस तरीके से लगान दिया जाता था। ठीक है, या जैसे भी तोल के हिसाब से, शेर के हिसाब से दिया जाता हो कि इतने शेर गेहूं जो है वो देना है इतनी जमीन पे। तो उस टाइम पे अनाज अगर वो दर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वो सीधे सीधे आप किसान का प्रॉफिट कम कर रहे हैं, मतलब समझ लो कि उसमें इन्फ्लेशन का कोई मतलब नहीं है। यानी पहले तो सिर्फ 1/3 देना पड़ता था, बाद में फिर पता चला कि आधा देना पड़ रहा है अपने जितना आपके खेत में हुआ, तो उसमें इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें एकदम से बढ़ गई। और एक ब्रिटिश अधिकारी था विलियम एडवर्ड, उसने 1859 में लिखा था, पुलिस जनता की उत्पीड़क हो गई है और हमारी सरकार के प्रति असंतोष का मुख्य कारण पुलिस द्वारा ढाए जाने वाले जुल्म है। भारत में मुक्त व्यापार लागू करने और भारतीय उत्पादों को से मनमाने ढंग से लेवी वसूल किए जाने से भारतीय दस्तकार उद्योग भी चौपट हो गए हैं। फिर राजाओं, नवाबों और जमींदारों के यहां इन दस्तकारों का ज्यादातर सामान और माल जो था वो खपने लगा। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि यहां से कच्चा माल विदेशों में जाता था और विदेशों में बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई थी, वहां से तैयार माल यहां ला करके डंप कर दिया जाता था और मजबूर किया जाता था कि वो जो पक्का माल है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जाती थी इस तरह से कि वो बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, और जो भारतीय माल है वो गरीब हैं, गरीब लोग उसे पहनते हैं, अच्छे लोग उसे पहनते हैं जो ब्रिटिश बना रहे थे, है ना। और उसमें जो उसकी जो रेट प्राइस थे वो भी हाई थे, प्लस मजबूर भी करा जाता था कि उसी चीज को पहना जाए। ठीक है, और हमारे भारतीय मार्केट में अचानक से जो है, जब जैसे सपोज करो सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा पहन रहे थे लोग, सस्ता था, अच्छा था, भारत के ज्यादातर लोग अपने घर में बना लेते थे, मतलब काट देते थे सूत वगैरह, तो आधे प्राइस भी पड़ जाता था। ठीक है, और लेकिन जब वहां से कॉटन का कपड़ा आना शुरू हुआ बाहर से, तो सूती कपड़े का अगर देखा जाए तो उसकी मतलब जो चलता था जितने दिन सूती कपड़ा, उसके मुकाबले कॉटन का कपड़ा ज्यादा चलता था, है ना। टेरिकॉट का कपड़ा ज्यादा चलता था। तो मतलब आप समझो कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं कि वो मशीनों से बना हुआ कपड़ा था, तो वो ज्यादा ड्यूरेबल होता था, ज्यादा दिन तक चलता था। ये चीज भले कंफर्टेबल हो या ना हो, है ना, उस हिसाब से उन्होंने उसको डिजाइन किया। और
वो ही पहनने के लिए कहीं ना कहीं विवश भी किया। तो इस तरीके से यहाँ पे ना जो उद्योग थे वो धीरे धीरे चौपट होने शुरू हो गए। तो सूती वस्त्र कोई पहनेगा ही नहीं तो बनाने से फायदा क्या है। विदेशों में अच्छी डिमांड हुआ करती थी पहले, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने वो डिमांड भी घटा दी, क्योंकि उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। यूरोप में अच्छी खासी डिमांड थी भारत के माल की, लेकिन उस पर भारी टैक्स लगा दिया, 2 गुने से भी ज़्यादा कई बार टैक्स लगा दिया। उसकी वजह से जो है बाहर भी जाना, यहाँ से माल कम हो गया था। तो जितना भी माल था थोड़ा बहुत जो भी खरीद लेते थे, राजा नवाब खरीद लेते थे, और उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी तो वो भी बहुत ज़्यादा बाद में नहीं खरीद पाए। 1763 से 1856 के बीच देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से 40 से भी ज़्यादा बड़े विद्रोह हुए। भाई छोटे विद्रोह तो होते ही रहे, छोटे मोटे तो होते, छुटपुट घटनाएं तो होती नहीं, विरोध होते रहे, लेकिन 40 से भी ज़्यादा तो बड़े विद्रोह हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक जो जमींदार थे जिनको इन्होंने सत्ता से हटा दिया था, और धार्मिक नेताओं ने मिलकर के एक विद्रोह करा था जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। तो अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि सबसे पहला विद्रोह कौन सा था भारतीय इतिहास में, तो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह जो था वो सन्यासी विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह, जो 1763 में से चला था, शुरू हुआ था, और 1800 तक चला था। मतलब ये नहीं कि एक आध साल में खत्म हो गया, लगातार कंटिन्यूसली ये विद्रोह हुआ। सन्यासी लोगों ने विद्रोह में अच्छी भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसलिए ये विद्रोह इतना दिन तक चला। लेकिन उस टाइम पे इन सन्यासियों को इतना ज़्यादा उत्पीड़न इनका किया गया, उसके बाद ये भी कभी आगे दोबारा विद्रोह करने की स्थिति में नहीं रहे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की जो पूरी कहानी है वो इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो एग्जाम में कई बार ये पूछा जा सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है वो कौन से विद्रोह से कंसर्न्ड है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा है। ये है सन्यासी विद्रोह से। ठीक है, यानी जो आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह की पूरी जानकारी वहां पे मिलती है। हालांकि इसमें बहुत सारे विद्रोह बीच में होते रहे हैं। ठीक है, एक बहुत जो फेमस विद्रोह रहा है वो है त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने 1805 में एक सामूहिक विद्रोह का नेतृत्व किया। मैसूर के किसानों ने 1830-31 में हथियार उठाए थे। ठीक है, ये छोटे मोटे तो बतेरे बहुत सारे विद्रोह रहे, लेकिन मैं यहाँ पे सारे विद्रोह की जानकारी देने के लिए वैसे तो तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार, नोट कर लो। 1763 से 1800 सन्यासी विद्रोह, 1805 वेलुथम्पी, 1813 पारलेकमणि, 1830 मैसूर किसान, 1841 सतारा, 1844 गडकरी। ठीक है, और इसके बाद संथाल विद्रोह कह सकते हो 1855 से 1886, नील विद्रोह 1859 से 1860, पावना 1857 से 1876, और 1875 में दक्कन का उपद्रव। तो ये मेन थे, ये लिखना चाहो तो लिख लो। तो वेलुथम्पी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये उस समय की बात है जब वे अपनी पुरानी दुनिया में ही एक तरह से मतलब रहते थे। उनका जो लड़ने का तरीका था वो पुराने दौर का था, और नए जमाने से उनका कोई मतलब नहीं था। किस तरह का हमला उनके ऊपर होगा वो उन्हें नहीं पता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर हमला करा तो उनके समाज की चूल्हे हिला दी। उनके पास प्रतिरोध तो था, लेकिन कोई दूसरा सामाजिक विकल्प नहीं था। इसका स्वरूप आदर्श और सांस्कृतिक धरातल सदियों पुराना था। जो उनका विरोध करने का तरीका था वो सदियों पुराने तरीके से कर रहे थे। इसका बुनियादी लक्ष्य शासन और सामाजिक संबंधों के पूर्ववर्ती रूपों को ही फिर से स्थापित करना था। इस तरह के पिछड़े दृष्टिकोण वाले और बिखरे छुटपुट व अलग थलग विद्रोह में इतनी क्षमता नहीं थी कि उससे विदेशी शासन को उखाड़ फेंका जा सके। इसलिए ब्रिटिश राज एक एक कर इन विद्रोह के कुचल देने में सफल होता गया। उन्होंने विद्रोह को शांत करने के लिए एक यह चाल भी चली कि जिन इलाकों में विद्रोह अपेक्षाकृत कम उग्र था उन इलाकों के जमींदारों या उनके उत्तराधिकारियों को उनकी जायदाद लौटा दी।
या विद्रोह न करने की शर्त पर उन्हें लगान में कुछ रियायतें दे दी। और जो लोग वाकई उग्र थे, जिन्होंने अंग्रेजों के फेंके टुकड़े की तरफ जीभ नहीं लपाई, उन्हें मार दिया गया। कुछ एक उदाहरण वेलुथम्पी के भी हैं। वेलू और थम्पी दो लोग थे। उनके मर जाने के बाद, वेलुथम्पी को उसके मर जाने के बाद, नहीं मतलब एक ही आदमी, वेलुथम्पी को उसके मर जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने इन नागरिक विद्रोह का जिस निर्ममता के साथ दमन किया, उसका यह नतीजा था कि 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल सका। तो 1857 में जो मतलब नहीं फैली है, वो इसी वजह से नहीं फैल पाया ना।